नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा उत्क्रमित उच्च विद्यालय कैया से आज आप लोग के सामने राजनीति विज्ञान के जो पुस्तक है उसका चौथा अध्याय कार्यपालिका लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व की जो 3 पाठ यहाँ पर पहले पढ़ाई जा चुकी है, उस पाठ को इससे आप लोग रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। आज की इस कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वह देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्यपालिका किसको कहते हैं, कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है, उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं जो है प्रमुख हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है और कार्यपालिका के रूप कितने होते हैं, वह कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, और भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दूँ कि यह जो कार्यपालिका आज पढ़ाई होने जा रही है उसको आप सिर्फ भारत के कॉन्सेप्ट में ना पढ़ेंगे बल्कि विश्व स्तर पर कार्यपालिका जो होती है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। हाँ, इसमें उदाहरण देकर के मैं भारत को आपको समझाने का जरूर प्रयास करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है वह अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय कार्यपालिका की तस्वीर लगा करके मैं आपको समझाने का पहले प्रयास कर रहा हूं, एक चित्र के माध्यम से, एक तस्वीर के माध्यम से, कि कार्यपालिका कहते किसको हैं वह आप समझ लें। देखिए यहाँ पर आप पहचान पा रहे होंगे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री है और यहाँ पे जो है उसकी मंत्रिपरिषद की तस्वीर लगाई गई है। यह क्या दिखा रहा है? यह केंद्रीय कार्यपालिका की तस्वीर है। ठीक है, यह राष्ट्रपति जो होते हैं वह कार्यपालिका के हेड होते हैं और उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसके हेड जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी हम समझ पा रहे हैं कि नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका होती है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी एक कार्यपालिका होती है जिसे राज्य कार्यपालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल हुआ करते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसी प्रकार सेंट्रल में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे मंत्रिपरिषद केंद्र की हम लोग अभी देखे थे पिछले स्लाइड्स में, उसी प्रकार यहाँ पर भी बिहार की मंत्रिपरिषद की एक तस्वीर लगाई गई है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यह पता चल सके कि कार्यपालिका से किसका बोध होता है। ठीक है, उसके अलावे आप देखिए, एक कार्यपालिका होती है अस्थाई कार्यपालिका। अभी तक हम लोग यह जानते रहे हैं कि जो है सिर्फ आगे की जो 2 स्लाइड्स बताई गई वही कार्यपालिका है, लेकिन नहीं, कार्यपालिका को अगर हम लोग बांटने के लिए कहें तो 2 प्रकार में उनको बांटा जा सकता है, एक अस्थाई कार्यपालिका और एक अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका को ही राजनीतिक कार्यपालिका ही कहते हैं। जैसे शुरू के जो 2 स्लाइड्स दिखाए गए आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद थी वह जो केंद्र में थी, वह उसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका होती है। उनका टर्म जो होता है सीमित होता है, 5 साल के लिए होता है, इसलिए उसको अस्थायी कहा जाता है। और राजनीतिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वह राजनीतिक कार्यपालिका के रूप से भी जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर यह दूसरी जो कार्यपालिका की बॉडी है उसको मैं अस्थाई कार्यपालिका के रूप में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और यह देखिए, एक राज्य स्तरीय पदाधिकारी की तस्वीर यहां पर लगाई गई है और यह एक मगध डिवीजन के कमिश्नर की तस्वीर लगाई गई है और यहां पे अपने जिले के जिला पदाधिकारी की तस्वीर लगाई गई है। ये जो है अस्थाई कार्यपालिका के उदाहरण है और वास्तविक रूप में धरातल पे कार्य करने की, कार्य अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जो होती है इन लोगों के द्वारा ही होती है। और ये अस्थाई क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनकी सेवा जो होती है लंबी होती है और यह प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के द्वारा इन लोगों की बहाली होती है। ठीक है, चलिए एक बेसिक और उदाहरण मैं आपको लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप जस्ट अभी 10th की परीक्षा पास करके 11th में एडमिशन लिए हैं। इसके पूर्व आप किसी न किसी विद्यालय से संबंध रहे होंगे और अभी भी या तो आप +2 विद्यालय में एडमिशन लिए होंगे या किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। तो वहां क्या देखते हैं आप कि एक प्रिंसिपल हुआ करते हैं। एक प्रिंसिपल हुआ करते हैं और वहां के सारे कार्यों को कराने की जिम्मेदारी जो होती है उन प्रिंसिपल पर ही होती है। देखिए यहाँ पर एक विद्यालय की तस्वीर लगा करके वहां के
प्रिंसिपल को मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो समझ पाएं कि आप अपने विद्यालय से इसको जोड़िएगा कि हमारे प्रिंसिपल जो हुआ करते थे, सारे कार्यों का निर्णय कौन करते थे? जो प्रिंसिपल करते थे, और सारा कार्य कराने का भी जिम्मेदारी जो होती थी वही कराया करते थे, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार होता था। यहाँ देखिए कुछ तस्वीर प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशंस की लगाई गई है ताकि यह आप समझ पाएं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही कार्यपालिका नहीं होती है, बल्कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। देखिए यहाँ पर आपके गूगल के सीईओ रिलायंस की तस्वीर कुछ लगाई गई है ताकि आप यह समझ पाएं कि जो है कार्यपालिका इन प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। और ये सीईओ जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, वह उस संस्थान के कार्य को अनुपालन कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। पूरा दारोमदार उसको आगे ले जाने का, उसकी पॉलिसी निर्धारित करने का उनके ऊपर होता है। यह आप अपने दैनिक जीवन में भी जो है कार्यपालिका का उदाहरण अपने घर में ले सकते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका और रियल कार्यपालिका जो है आप अपने घर में भी मम्मी पापा के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। लेकिन खैर ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको जो गवर्नमेंट के जो 3 पार्ट हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, उस 3 जो बॉडी है, उस बॉडी की एक बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो सरकार की बॉडी 3 जो बॉडी है, उस ये बॉडी जो है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह बुकिश लैंग्वेज में जो लिखी गई है किताबों में बातें, वह यहाँ पर लिखने का प्रयास किए हैं ताकि आप इस क्लास के बाद भी पढ़ करके भी आप खुद से उसको समझ पा सकेंगे कि कार्यपालिका कहते किसको हैं। कार्यपालिका देखिए बुकिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यह कहता है कि कार्यपालिका विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसको होती है? वह कार्यपालिका की होती है। और यह नीति निर्माण में भी भाग लेता है। ठीक है, यह आप जान लें। एक कंसेप्ट यहाँ पर और आप समझ लें कि कार्यपालिका कहने का मतलब, जैसे भारत में राष्ट्रपति, अभी हम जस्ट बात किए थे कि राष्ट्रपति जो होता है वह कार्यपालिका का हेड होता है। लेकिन जब दूसरे देशों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर यह कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर भी राष्ट्रपति के नाम से ही वह जाना जाता है। जैसे अमेरिका में तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कई देशों में जो है आप देखेंगे कि अन्य नाम से, जैसे आपका चांसलर आदि अन्य नामों से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि सिर्फ राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के हेड नहीं होते हैं, दूसरे देशों में अन्य नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये सारी बातें अभी हम पहले पूर्व में ही बता चुके हैं कि कार्यपालिका में 2 तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ परिभाषा की ओर। कौन से विद्वान ने कार्यपालिका के बारे में क्या कहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिलक्राइस्ट महोदय जो हैं वह कहते हैं कि जो हमारा कानूनी राज्य जो है उसकी इच्छा का अनुपालन कराना ही कार्यपालिका का कार्य है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है? जो राज्य होता है उसकी इच्छा का अनुपालन कराती है, जो वह चाहता है राज्य उसको लागू कराने का कार्य करती है। देखिए दूसरी परिभाषा जो है हर्मर फाइनर की है और वह कहते हैं कि कार्यपालिका जो है एक अवशिष्ट रिक्ति है। रिक्ति कहने का सेंस यह होता है, देखिए यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी लिख करके आप लोग को बताया गया है, रिजिड्यूरी लिगेटी। लिगेटी इन द सेंस लिगेसी, जो हमारे वंश के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो हमें मिलती रहती है, वह चीजें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से जो बच जाता है वह कार्यपालिका को करना पड़ता है। ऐसी बात कौन बोलते हैं? हर्मर फाइनर बोलते हैं। ठीक है, 2 परिभाषा यहाँ पर और जो है इंपॉर्टेंट है वह यहाँ पर दिखाया गया है अर्नेस्ट बार्कर की। वह कहते हैं कार्यपालिका जो है आज बहुकर्मी रूप में वह विकास से जोड़ करके उसको देखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रोफेसर गार्नर कहते हैं कि कार्यपालिका वह व्यवस्था है जिसके चारों ओर प्रशासनिक तंत्र जो है चक्कर लगाते रहता है। वास्तव में यह बात है भी सही मेरे समझ से। खैर ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि और इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का जिक्र हम लोग सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। देखिए फिर आज देखते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। पहली चीज जो है हम लोग समझ चुके हैं कि कार्यपालिका कहते किसको हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी बेसिक अवधारणा से हम लोग अवगत हो गए हैं। अब इसका जो है निर्माण किस सिद्धांत के आधार पे होता है उसकी
चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 सिद्धांत की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। पहला है वंश परंपरा सिद्धांत, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत, तीसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत, चौथा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन सिद्धांत और पांचवा है मनोनयन द्वारा सिद्धांत। आइए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, आपको बाद में भी खुद से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और इसको हम लोग बारी बारी से एक एक कर करके समझने का प्रयास करते हैं कि वंश परंपरागत और जो अन्य हैं वह कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 तस्वीर लगाई गई है, एक यूके की है और एक बेल्जियम की राजा की तस्वीर लगाई गई है, ठीक है। वंश परंपरागत सिद्धांत के अनुसार मैं पहले भी बताया था कि कार्यपालिका को आप ब्रॉड स्केल में समझने का प्रयास करेंगे, सिर्फ भारत से रिलेट इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह सिद्धांत जो है वह कहता है कि कार्यपालिका वह होगी जो किसी वंश के वरिष्ठ जो लोग होते हैं उनको इसका कार्यभार दिया जाता है, इसमें आम लोगों को कभी भी मौका नहीं दिया जाता है। और यह व्यवस्था जो है बेल्जियम और इंग्लैंड में है और यह चूंकि ताउम्र चलते रहती है व्यवस्था, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका के रूप में भी बेजहॉट महोदय जो है वह कहते हैं कि यह व्यवस्था जो है वंश परंपरागत व्यवस्था जो है वह अस्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, ठीक है। चलिए दूसरा जो है हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत क्या कहता है, आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जैसे यहाँ पर भारत में जो है हम बात आगे करेंगे इसकी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है कार्यपालिका का चयन होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी कार्यपालिका का चयन होता है। जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यूएसए के राष्ट्रपति की। हालांकि संविधान में, यूएसए के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करने की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार रूप में वहां पर ऐसी चीज नहीं होती है और वह प्रत्यक्ष रूप से चलती है। फिर भी देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने का प्रयास करिए, कुछ ऐसे देश यहाँ पर रेड कलर में दिखाए गए हैं, जैसे आपका यूएसए, दक्षिण अमेरिका, चिली, घाना, यहाँ के गवर्नर भी जो होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जैसे हमारे के यहाँ जो ट्रेंड है वह क्या है, वह मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा वह नियुक्त होते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए वह प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। पंचम संविधान जो लागू हुआ था फ्रांस में, उसमें संशोधन कर करके कुछ समय के लिए फ्रांस में भी यह व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 2 देशों की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। एक जो बाइडेन जो अभी जस्ट यहाँ पर चुनाव हुआ था कुछ समय पहले और डोनाल्ड ट्रंप को ये हरा करके आए थे, और दूसरे जो राष्ट्रपति हैं घाना के नाना आडो कर करके हैं, वह इसके तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को आप समझ पाइए। अभी थोड़ी देर जस्ट पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब इसकी तुलना कर रहे थे प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत से, तो हमारे के यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है क्या वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है? बिल्कुल नहीं, वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कहने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि वह जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग देकर के वह सिलेक्ट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनका निर्वाचन जनता पहले पूर्व में कर चुकी होती है, जैसे सांसद, विधायक जो निर्वाचित हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। इसको आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए व्यवस्थापिका निर्वाचन सिद्धांत। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि वंश परंपरागत, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो कार्यपालिका जो होती है वह व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के भी राष्ट्रपति इसके उदाहरण होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका के द्वारा ही उनकी जो है नियुक्ति होती है, ठीक है। इनकी खासियत यह है कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के द्वारा चूंकि बहाल होती है, तो दोनों में रिलेशन जो है अच्छे होते हैं और विकास की धारा जो है तीव्र चलती है, ठीक है। चतुर्थ और तृतीय गणतंत्र में जो है फ्रांस में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं मनोनयन सिद्धांत। अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात भी हम लोग किए थे। मनोनयन सिद्धांत जो है हम लोग देखे हैं कि जब हमारे के यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उनका जो है
वहाँ इंग्लैंड में जो है उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ करता था, वह मनोनयन के द्वारा ही यहाँ पर भेजे जाते थे। और राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनका भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन ही किया जाता है। प्रत्येक राज्य में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण पढ़ लिए, कार्यपालिका के अर्थ पढ़ लिए, कार्यपालिका के विभिन्न परिभाषाएं पढ़ लिए। अब कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको 7 तरह की कार्यपालिका की जिक्र यहाँ पे की गई है। ठीक है, पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, इसको थोड़ा सा आप देख ले सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, उसके बाद एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका और तानाशाही कार्यपालिका। ठीक है, इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में बात आ रही है? किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप लोग बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चले हम लोग आगे। चलिए अब देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका कहने का क्या मतलब होता है? नाम मात्र कार्यपालिका कहने का मतलब नाम उसका होगा लेकिन काम जो है उसका नहीं होगा। अर्थात इसमें हम भारत और ब्रिटेन का उदाहरण समझेंगे, यूके का उदाहरण समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है क्या होते हैं, वह वास्तविक रूप में निर्णय नहीं करते हैं। उनको कार्य करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, और जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के पास दिए जाते हैं, उस पर उनको कार्य करना पड़ता है राष्ट्रपति को। लेकिन संवैधानिक प्रोविजन ऐसा है कि नाम जो होता है वह किनका होता है? राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि वह ऐसी व्यवस्था की गई है, संसदीय व्यवस्था है हमारे के यहाँ, इस प्रकार इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है, यह आप जान ले कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है रियल हीरो नहीं होता है, बल्कि रियल हीरो, आज अगर भारत की हम बात करें तो रियल हीरो प्रधानमंत्री को मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक कार्यपालिका। फिर हम लोग एक बार जो है यूएसए के राष्ट्रपति की ओर चलेंगे और वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका वह होती है जो अपने स्वयं कार्य करती है और निर्णय भी स्वयं करती है, और वह जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका की बात अगर हम करें तो वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत की संसदीय कार्यपालिका, तो यह और विस्तार से मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर यह समझ लें कि वास्तविक कार्यपालिका वह होती है जो खुद काम करती है और उनके नाम से ही कार्य भी होता है। और इसमें एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वह यूएसए के राष्ट्रपति को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर फिर से संसदीय कार्यपालिका जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। संसदीय कार्यपालिका की क्या विशेषता होती है? तो इसकी पहली विशेषता यह होती है कि वहाँ का प्रधान जो होगा, राज्य का प्रधान होगा, वह नाम मात्र का प्रधान होता है, और उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल होती है जो है उसके कार्यों में सहयोग करती है, और उस मंत्रिमंडल का जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति वह उत्तरदायी होती है। यह सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में भी आप इस स्लाइड के माध्यम से पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, उससे भी खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यह व्यवस्थापिका जो होती है वह इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसमें भारत और इंग्लैंड और फ्रांस का भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण हम लोग किसको रखेंगे। परीक्षा में यह कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण कौन कौन है? वह 3 देश दे दिया जाएगा, एक यूएसए दे दिया जाएगा, आपको भ्रम हो जाएगा। तो इसको आप जब याद रखेंगे इस तरह के जोड़ करके तो आपको करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखिए यह कार्यपालिका जो होती है, पूर्व में भी हम बताए हैं कि व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, और यह कार्य जो है खुद अपने करती है और यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है। व्यवस्थापिका उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखता है। यह एग्जाम्पल जो है हम लोग किसको लेकर के चलेंगे? यूएसए के राष्ट्रपति को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एकल कार्यपालिका की बात आती है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कार्यपालिका जो होती है
अकेले उसको निर्णय करना पड़ता है, उसके किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम बात अभी तक कर क्या रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं कि उनके कार्य में सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, ऐसा हमारे के यहाँ व्यवहार में प्रोविजन में देखा जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि किसी भी दल को बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति वह स्वतंत्र होता है कि अपने विवेक के अनुसार निर्णय करे कि किस दल को वह सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करे। तो इस तरह की स्थिति ना सिर्फ यहां पे है बल्कि आप यूके और यूएसए में यह स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए यह एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आप लोग के सामने दिख रहा होगा, बहुल कार्यपालिका। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हर जगह देखे हैं कि एक ही कार्यपालिका की बात आ रही थी, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुल। बहुल का मतलब क्या होता है, बहुल का मतलब बहुत, मेनी अर्थात बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर कार्यपालिका एक नहीं है, यह एक फेडरल काउंसिल होती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं और वह 7 सदस्य जो होती है पूरे कार्यपालिका के कार्य करने की जिम्मेदारी उस पे ही होती है। और इसका उदाहरण के रूप में हम लोग किसे याद रखेंगे तो वह स्विट्जरलैंड के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक तस्वीर के माध्यम से भी जो है अभी वर्तमान में जो वहां फेडरल काउंसिल के सदस्य हैं, ये बीच में राष्ट्रपति हैं और उनके साथ जो सदस्य हैं उनको दिखाया गया है फेडरल काउंसिल को। ठीक है, अब देखिए अंतिम रूप से जो कार्यपालिका है पढ़ने के लिए वह है तानाशाही कार्यपालिका। देखिए कई मर्तबा ऐसा होते रहा है और आज भी इस तरह की चीजें वर्तमान समय में भी चल रही है कि जो निर्वाचित सरकार हुआ करती है उसको सैनिक के द्वारा अपने शक्ति के बल पर, अपनी सत्ता के बल पर, अपनी ताकत के बल पर उस निर्वाचित सरकार को हटा देने का जो है कई चीजें भूत में देखी गई है। यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से जो है एक देखिए म्यांमार जो है आंग सान सूची की जो है यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। यह लोकतंत्र बहाली के लिए हमेशा लड़ते रही हैं और 1989 से ही नजरबंद है। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और यहाँ के मिन उंग हिलांग जो हैं अभी आपके सत्ता पे काबिज हुए हैं और सैनिक व्यवस्था वहाँ पर अभी चल रही है। उसी प्रकार जो भूत की बात है, पाकिस्तान की बात यहाँ पर आप देख लीजिए, जियाउल हक जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार जो निर्वाचित सरकार थी उसको अपने ताकत के बल पर, अपनी सैनिक शक्ति के बल पर हटा देते हैं और वहां पर शासन अपने स्वयं संभाल लेते हैं। आप परवेज मुशर्रफ को भी आप बहुत जल्दी में देखे होंगे कि कैसे नवाज शरीफ की सरकार को जो है हटा करके वहां पर अपना वह शासन चलाते रहे हैं। उसी प्रकार देखिए बांग्लादेश की तस्वीर लगाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान जो है प्रेसिडेंट बांग्लादेश के थे, उनको हटाने का प्रयास जो है कैसे किया गया और काफी दिनों तक यह व्यवस्था वहां पर चलते रही। तो आप यह व्यवस्था जो है भी आप देखते हैं कि कार्यपालिका कभी कभी तानाशाही भी हो जाती है और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की चीजें अभी चल रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कई सरकारें तो ऐसी होती है जो निर्वाचित तो होती है लेकिन वह वास्तव में निर्वाचित होने के बाद भी तानाशाही व्यवस्था जैसे कार्य करती है। इस एग्जाम्पल में हम लोग अगर लेना चाहें तो नॉर्थ कोरिया, उसके बाद आपको इस तरह के और भी कई सारे देश मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कार्यपालिका के कार्यों की बात करते हैं। हम लोग अभी तक जो समझे हैं वह इसका अर्थ समझ गए हैं, इसकी परिभाषा समझ गए हैं, इसका निर्माण कैसे होता है वह समझ गए हैं और उसके बाद वह कितने प्रकार का होता है वह समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका के कार्य क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं, इसके प्रशासकीय कार्य हैं, सैनिक कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, उसके अलावा न्यायिक कार्य हैं, राजनयिक कार्य हैं, वित्तीय कार्य हैं तथा कुछ अन्य कार्य भी हैं जो वह करता है। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बढ़ा करके काम खत्म नहीं हो गया। मैं डिटेल्स में इसकी सारी चर्चा आपको कर रहा हूं। देखिए आगे क्या है, प्रशासकीय कार्य।
प्रशासकीय कार्य में जो है कार्यपालिका क्या करती है? पहला कार्य उसका है कि जो है व्यवस्थापक द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू कराने का, ठीक है। उसके अलावे देश में शांति बहाली करना, कई तरह के जो है नियुक्तियां होती है उसको करना, फिर जो है आपका राज्य की नीति निर्धारित करना, ये सारे कार्य जो है नागरिकों के जान माल की रक्षा करना, ये सारे कार्य जो है प्रशासनिक कार्य के रूप में आता है। तो इनको करने का कार्य जो है वह कार्यपालिका करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनयिक कार्य, राजनयिक कार्य के रूप में क्या करता है? अब देखिए राजनयिक जो देश होते हैं वह दूसरे देश से, चाहे वह संधि हो, समझौता हो, कोई वार्ता हो, वह कौन करता है? कार्यपालिका करती है। प्लस दूसरे देश में जो राजदूत जाते हैं वह उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? कार्यपालिका करता है। दूसरे देश के जो राजदूत जो आते हैं वह उसकी बहाली करने का, उसको देखरेख कराने का, उसकी व्यवस्था उपलब्ध कराने का जो है कार्यभार किसको होता है? वह कार्यपालिका को होता है। युद्ध की घोषणा आदि जो होती है वह भी कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अब सैनिक कार्य में हम लोग क्या देखते हैं कि सैनिक कार्य कार्यपालिका क्या करती है? जितना भी युद्ध होता है या जितने भी समझौते होते हैं वह कार्यपालिका के नाम से होते हैं, ठीक है। देश को सुरक्षा प्रदान करना और इसके लिए प्रतिरक्षा विभाग के द्वारा थल, जल, वायु 3 प्रकार के सेनाओं का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष भी जो है वह कार्यपालिका के हेड ही होते हैं, ठीक है। तो यह सारे कार्य जो है सैनिक कार्य के रूप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधायनिक कार्य है। विधायनिक कार्य भी जो है वह कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। अब आपको थोड़ा सा भ्रम होगा कि अगर विधायनिक कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं तो विधायिका क्या कार्य करेंगे? निश्चित रूप से प्रधान कार्य विधायिका का विधायन का निर्माण करना ही है, लेकिन उसके पास बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, तो कुछ कार्यों का जो है वह कार्यपालिका के प्रति भी जो है उसको दे दिया जाता है कि आप यह कार्य करें। और एक मैं बात बताता हूं आपको कि विधायिका के द्वारा जो विधान बनाए जाते हैं वह जब तक कार्यपालिका के हेड उस पर साइन नहीं करते हैं, अर्थात भारत के राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं, तो वह विधेयक ही बना रहता है, वह अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 123 के द्वारा वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद कार्य में ना हो, और वह अध्यादेश जो होती है वह किसी अधिनियम से कम पावरफुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख पा रहे होंगे कि विधायनी संबंधी कार्य भी जो है कार्यपालिका करती है। सारा भी जो विधेयक पेश होता है उसमें भी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या शुरू में पढ़े हैं कि मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका के अंग है, तो जितने भी विधेयक पेश होते हैं वो कौन पेश करता है? कोई मंत्री ही पेश करते हैं। तो यह उनके कार्य हैं, ठीक है। अब न्यायिक कार्य की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो देखिए कई तरह के न्याय करने की बात भी जो है हमारे कार्यपालिका के द्वारा या दूसरे अन्य देशों में ही कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे न्यायिक कार्यपालिका के रूप में अगर हम बात करें तो कई प्रकार के इस तरह के कंडीशन हो जाते हैं जहां पे उनको राष्ट्रपति को न्याय करना पड़ता है। जैसे किसी को अगर फांसी की सजा कम करनी हो, मौत की सजा कम करनी हो, या उसके सजा में किसी प्रकार की कमी करनी हो, तो वह भारत को राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सजा कम कर सकता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। तो यहाँ पर यह 2-3 जो है वह न्यायिक अधिकार के रूप में, न्यायिक कार्य के रूप में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यह सिर्फ यहाँ भारत में नहीं है, यूएसए में भी जो राष्ट्रपति होते हैं वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अन्य कार्य कुछ हैं वह थोड़ा सा जान लें हम लोग। देखिए कुछ चीजें तो जो पहले थी उसके अलावे भी, जैसे कुछ आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक पॉलिसी निर्माण करने के लिए, या जो विशिष्ट लोग हैं, बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उनकी सहायता के लिए भी जो राष्ट्रपति कई प्रकार के उनको सहयोग करती है और कई तरह की पॉलिसी निर्माण करने का कार्य राष्ट्रपति या कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावे अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर बताने जा रहा हूं कि कार्य इसके आज इतने सारे बढ़ गए हैं कि उस पर एक बोझ टाइप का होता जा रहा है, और वह यहां पर यह दिखाने का आपको प्रयास किया गया है कि आखिर कार्यपालिका के कार्य इतने तेजी के साथ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैं
आपको सिर्फ पॉइंट वाइज के रूप में जिक्र किया हूं और इसका मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए राज्यों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो गई है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप कि पहले जो राज हुआ करते थे वह पुलिस स्टेट के रूप में कार्य किया करते थे। मिल का एक जेस मिल का एक कंसेप्ट है कि राज्य को पुलिस स्टेट के जैसा कार्य करना चाहिए, उसे वेलफेयर का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हो रहा है। राज्य जो होते हैं वह वेलफेयर के कार्य करते हैं और वेलफेयर के काम करने के कारण उनके जो है कार्यों की जो सीमा है वह बढ़ते जा रही है। ठीक है, अभी प्रदत्त विधायन, अब जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि विधायिका जो है कुछ कार्य जो है विधि संबंधी जो है कार्यपालिका को सौंप देती है, उसकी कार्य की अधिकता के कारण तो कार्यपालिका को एक अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। औद्योगिक क्रांति, अब देखिए यहाँ पर आज जो है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और स्टेट जो है, सरकार जो है हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने के लिए प्रयास करती है। उसके चलते उसका जो है कार्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संकट काल, देखिए कठोर दल व्यवस्था भी इसके पीछे उत्तरदायी है। अब संकट काल की हम लोग बात कर लें तो संकट काल हम लोग देखे हैं पूर्व में भी कि जब 75-76 में जब संकट काल की स्थिति थी तो किस प्रकार जो है कार्यपालिका अपने बात मनाने के लिए कई प्रकार के संशोधन करती है और फिर 44वां संशोधन जो होता है उसकी पुनर्बहाली के लिए जो है कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रशासनीय संगठन की जो है लोकप्रियता बढ़ती है और उसके कार्य की जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है, अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बचा हुआ है वह भारत की संसदीय कार्यपालिका की बात हम लोग करेंगे। देखिए पूर्व में भी हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी गई है, किताबी भाषा में लिखी गई है, जो आप बाद में भी खुद पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन यह मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संसदीय कार्यपालिका ही भारत में क्यों चुनी गई। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान सभा कार्य कर रही थी तो उनके सामने दो प्रकार की व्यवस्थाओं का जो है ऑप्शन था चुनने के लिए। एक तो थी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी थी संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो बात जहां तक हम लोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत एक व्यक्ति की प्रधानता होती है, व्यक्ति पूजा की बात होती है और वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा देश जब तुरंत स्वतंत्र हुआ था तो कहीं न कहीं संविधान सभा जो थी उनको यह अंदेशा था कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ हो जिसमें जनता का उसमें विश्वास बना रहे। और चूंकि हमारे के यहाँ 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके द्वारा यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी और उसकी खासियत को जो है वो देख चुके थे, उसके कैसे कामों का डिवीजन कर करके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की बात जो है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का बंटवारा करने की बात जो है उनको कहीं न कहीं प्रभावित किया था। तो इस प्रकार वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था न कर करके संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने की वकालत करते हैं और वहीं से जो है संसदीय शासन व्यवस्था हमारे के यहाँ संचालित होना शुरू होती है। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है संचालित होती है। इसमें जनता की अपेक्षा जो है वह अपने जनप्रतिनिधियों से बनी रहती है क्योंकि वह उसकी ही प्रतिनिधि मानी जाती है। ठीक है, देखिए यह चीजें यहां पर मैं जिक्र कर दिया हूं, इसलिए यहां पर इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यह भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। आपको राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर जो है यह व्यवस्था जो है हमारे के यहाँ लागू है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जैसे केंद्र में हम लोग पढ़े कि जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसके लिए कार्य करते हैं। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य करती है। जिस प्रकार हम लोग पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री जो होती है रियल कार्यपालिका के उदाहरण होते हैं। तो यह सारी चीजें जो हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिखी गई ये बातें हैं कि राष्ट्रपति जो होंगे वह कैसे निर्वाचित होंगे, राष्ट्रपति को जो है कैसे हटाया जाएगा, उनको निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेंगे, आदि चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है शॉर्ट में। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगली जो कक्षा होगी इसका पार्ट 2 जो होगा वो पूरा राष्ट्रपति पर होगा और उसमें राष्ट्रपति
क्या है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी शक्तियां कौन कौन से हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं, उनको हटाया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा 1 मिनट का और मैं समय लूंगा आपका, वह अनुच्छेद 74(1) को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि एक मंत्रिपरिषद होगी, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है बच्चों आप यह जान लीजिए कि अनुच्छेद 74(1) जो है वह कहता है कि भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान जो है प्रधानमंत्री होंगे और वह राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सिफारिश के लिए कार्य करेगा और वह राष्ट्रपति जो है उसके कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। परंतु एक वहां पर यह प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वह सिफारिश जो है वह एक बार पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसी प्रस्ताव को हूबहू या उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर करके जो है उपस्थित करता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति वहां पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। यह जो है व्यवस्था अनुच्छेद 74 में है, जो मैं यहां पर आपको बता देना उचित समझ रहा था, ठीक है। तो आज यहीं पर हम लोग अब कक्षा को समाप्त करते हैं और गृह कार्य के रूप में जो है हम लोग आज थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहां पर दिया हूं कि कार्यपालिका के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है संसदीय कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है एकल कार्यपालिका और तीसरा है बहुल कार्यपालिका। आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि हम लोग इन सभी कार्यपालिका का जिक्र किए हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो क्या आंसर होगा? निश्चित रूप से डी ऑप्शन होगा, घ आंसर ऑप्शन होगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा जो है प्रश्न है कार्यपालिका के कार्यों में शामिल है, कौन कौन सा कार्यपालिका कार्य करती है? तो राजनयिक कार्य, विधायिक कार्य, सैनिक कार्य, ये तीनों कार्य करती है, हाँ करती है, तो इनमें से सभी, चौथा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन करें, उसके पर कार्यपालिका के कार्यों की वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, उसका शॉर्ट में आप 25 से 50 शब्द में भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार लॉन्ग में एक प्रश्न मैं दिया हूं कि विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाओं में से 2 कार्यपालिका जो है उसकी व्याख्या करना है। इसको आप डीप में भी लंबे प्रश्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह थी आज की कक्षा, जो मैं समझता हूं आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हम लोग जो है गया गाइडेंस के YouTube चैनल से हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।